हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस मैराथन। इस साइंस के मैराथन में इसका टारगेट ये होगा 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मतलब कि ये सीरीज इसलिए चलाना है कि ताकि जितना भी साइंस का जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के साथ इस सीरीज में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सवाल ये है कि ये सीरीज क्यों चलाया जा रहा है, किस लिए यूज़फुल है। तो यूज़फुल होगा जितने भी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक रेलवे, एएलपी, रेलवे में एएलपी असिस्टेंस, लोको पायलट हो गया, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप बी, जो भी ग्रुप का एग्जाम्स रेलवे का होगा उसके लिए हेल्पफुल होगा। एसएससी में सीजीएल होगा, एलडीसी या सीएचएसएल जो भी कह सकते हो, एमटीएस हो गया एसएससी में, वो सारे के लिए हेल्पफुल होगा। बैंक पीओ के लिए हेल्पफुल होगा। मतलब जितने भी लगभग कम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक टीचिंग एग्जाम्स में भी, सीटेट के एग्जाम्स में भी हेल्पफुल। इस मैराथन सीरीज़ में जितने भी वीडियोस डाला जाएगा, जितने भी क्लासेज होगी, उस सभी क्लास को आप लोग जरूर देखा करिए, वो भी एंड तक देखा करिए, है ना। सारे मतलब है कि प्रत्येक सीरीज में हमारा टारगेट ये होगा कि हर एक 10 सवाल लाया जाएगा, है ना। 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू होगा जनरल साइंस का, जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी सब इंक्लूडेड होगा, ठीक है। उस सारे क्वेश्चन को लिया जाएगा। जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हो कि अभी जो क्वेश्चन लिया गया है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी सवाल दिए जाएंगे उस सब में ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होगा ABCD। सबसे पहले आपको लगाना है कि कौन सही होगा आपका, ठीक है, आपको बताना है। और उसके बाद फिर मेरा मतलब कह सकते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज का क्वेश्चन शुरू करते पहला नंबर का। पहला नंबर में लिखा हुआ सामान्यतः हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो बताना आपको कि बॉडी टेम्परेचर क्या होगा। 310 डिग्री केल्विन होगा या 210 डिग्री केल्विन होगा या 410 डिग्री केल्विन होगा या 340 केल्विन होगा। ये बताना आपको कि सही ऑप्शन क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 310 केल्विन होगा, ठीक है। 310 केल्विन कह सकते हैं कि अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं, यहाँ दिया हुआ तापमान, तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा बताओ। तापमान का एसआई मात्रक होता है, केल्विन भी होगा, है ना, फ़ारेनहाइट भी होता है और डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। तीनों टेम्परेचर होता है। अगर तापमान 310 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो 310 केल्विन में से 273 घटा दो। जितना केल्विन होगा उसमें से 273 घटा देना है तो वो आ जाएगा आपका सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। तो घटाने के बाद आ जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जितने भी सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन होगा दिए गए ऑप्शंस में, वो सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो 310 केल्विन है, ये 273 में से घटा देंगे, मतलब 273 घटा देंगे। जितना केल्विन होगा उसमें से 273 घटा दोगे, आपका सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड में आंसर सवाल दिया हुआ है तो उसके लिए 273 जोड़ दो तो वो आ जाएगा केल्विन में। 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में लाना है तो 273 जोड़ दो तो आएगा 273 केल्विन। अगर आप कह सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 जोड़ देना, तो जोड़ने पर जो आएगा आपका वो 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान 310 केल्विन में होगा और 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। वैसे वायुमंडलीय तापमान कितना हो सकता है बताइए। वायुमंडलीय तापमान जो होता है, वायुमंडलीय ताप होता है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, ठीक है। वायुमंडलीय ताप जो होना चाहिए वो इसके बीच होना चाहिए, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। उसके अलावा हमें ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जो होती है, वो होनी चाहिए आपकी 60 से 65%, है ना। वायुमंडलीय आर्द्रता जो होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वो 60 से 65% के बीच होना चाहिए। अब सवाल है कि यहाँ पे आर्द्रता क्या होता है। तो आर्द्रता एक मतलब कह सकते हैं कि वायुमंडल में जल के वाष्प का मिल जाना आर्द्रता कहलाता है ना। ह्यूमिडिटी होती है वो, अब कह सकते हैं कि 60 से 65% के बीच होना चाहिए आपको। अब वायु की गति, है ना,
जो एयर की जो गति होती है वो होना चाहिए 0.75 मीटर पर मिनट से 2.6 मीटर पर मिनट तक। ठीक है, ये 0.75 मीटर पर मिनट से 2.6 मीटर पर मिनट की ये स्पीड होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। किसका? वायु की गति ये होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक जो आर्द्रता है इसकी माप करते हैं हम लोग किसके? हाइग्रोमीटर द्वारा। आर्द्रता की माप करते हैं हाइग्रोमीटर द्वारा, याद रखेंगे आप लोग। हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता की माप होती है। एक यंत्र होता है जो ह्यूमिडिटी में, जो एटमॉस्फेयर में जल का जो वाष्प होता है उसकी मात्रा को, उसके कंसंट्रेशन को मापने का काम करता है हाइग्रोमीटर, एक डिवाइस होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ठीक है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ऑप्शन में दिया हुआ 330 मीटर प्रति सेकंड, 331 मीटर प्रति सेकंड, या 230 मीटर प्रति सेकंड, या 300 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा आपका। हवा में ध्वनि की गति जो होती है वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 331 मीटर प्रति सेकंड, है ना। 331 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में ध्वनि की गति। एक चीज़ याद रखिएगा कि हवा में ध्वनि की गति वायु में होता है 331 मीटर प्रति सेकंड, और जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड, और लोहा में गति हो जाएगा 5130 मीटर प्रति सेकंड। देखो, अलग अलग ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग है। हवा में 331 मीटर प्रति सेकंड, जल में है 1483 मीटर प्रति सेकंड, लोहा में है 5130 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की बात है कि हवा चूँकि एक माध्यम है, कौन सा माध्यम है? गैसीय अवस्था हो गया, गैसीय माध्यम हो गया। यहाँ पे जल कौन सा अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में है। लोहा किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो ठोस पदार्थ है उसमें ध्वनि की गति क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। जो गैसीय पदार्थ होगा उसमें ध्वनि की गति सबसे कम होगी। ठीक है, ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल ठोस में ज़्यादा होगी और द्रव में उससे कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। ये ध्वनि की चाल होती है, ये एक क्रम होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हवा में प्रेशर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, अगर हम दाब बढ़ाते हैं, है ना, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे वो दाब आप हवा में बढ़ाओ या जल में बढ़ाओ या लोहे में बढ़ाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ध्वनि की चाल में। ठीक है, दाब बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल में फ़र्क पड़ेगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, अगर तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उसका जो चाल हो जाएगा वो 0.6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी किसी भी माध्यम में, चाहे वो हवा हो या जल हो या लोहा हो, मतलब ठोस, द्रव या गैस हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ह्यूमिडिटी, हवा में अभी बताए थे कि हवा में जल का वाष्प का मिल जाना आर्द्रता कहलाएगा। आर्द्रता बढ़ाने पर क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से, अब देखो तापमान जो होता है, एक वायुमंडलीय आर्द्रता होना चाहिए 60 से 65% के बीच में। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब है कि हवा शुष्क नहीं होगी, हवा सूखी नहीं होगी। शुष्क हवा जब नहीं होगी इसका मतलब ये हुआ कि नमी युक्त हवा होगी, नमी युक्त हवा होगी। तो नमी युक्त हवा में जो कह सकते हैं ध्वनि की चाल होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और शुष्क हवा में ध्वनि की चाल कम होगी, क्योंकि शुष्क हवा में किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, फैलता है। शुष्क हवा का मतलब है कि वहाँ पे आर्द्रता कम है। ठीक है, हवा सूखी है, मतलब गैसीय अवस्था दूर दूर है, तो गैसीय अवस्था में ध्वनि की चाल क्या होती है? कम। अभी हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ नमी युक्त हवा में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि नमी युक्त हवा का अर्थ ये होगा कि जल के कण पास आ जाना, कहीं ना कहीं वो द्रव का एक रूप बन जाएगा, इसलिए द्रव अवस्था में ध्वनि की चाल क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप बढ़ाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है तो चाल बढ़ जाएगी 0.6 मीटर प्रति सेकंड। आर्द्रता बढ़ाने पर मतलब कह सकते कि प्रभाव पड़ेगा, नमी युक्त वाले में चाल ज़्यादा होगा, शुष्क वायु में हवा कह सकते चाल कम होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन में दिया हुआ है पानी, पारा,
चमड़ा या प्लास्टिक। उष्मा का चालक का अर्थ ये हुआ कि उष्मा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाना, कह सकते हैं कि उष्मा का संचरण होना, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में उष्मा का संचरण होना। जब किसी एक भाग को हम गर्म करते हैं तो दूसरे भाग में उष्मा का जाना, वो होता है उष्मा का संचरण। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है? क्या ये पानी होगा, क्या वो पारा होगा, क्या वो चमड़ा होगा या प्लास्टिक होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब पारा, मरकरी हो जाएगा। देखो इसमें पारा के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं कि पारा मरकरी जो होता है, इसको मरकरी कहते हैं, मरकरी। इसकी मतलब इसका सिंबल होता है वो Hg होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? तो पारा का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है कितना? 80, ठीक है, 80 एटॉमिक नंबर होगा इसका मरकरी का। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो पारा का उपयोग करते हैं, पारा का उपयोग करते हैं, पारा का उपयोग कहाँ होता है मरकरी का? तो एक डिवाइस होता है जिसका नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में प्रयोग करते हैं पारा का। इस थर्मोमीटर एक यंत्र होता है जो मानव शरीर के तापमान को मापता है, बॉडी टेम्परेचर को मापता है ना। अब वो टेम्परेचर को, इसका जो स्केल होगा वो फ़ारेनहाइट में हो। थर्मोमीटर जो डिग्री सेंटीग्रेड में है ना, कैसे पारा जो है मरकरी जो वो डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान को मापेगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 नहीं -330 डिग्री सेंटीग्रेड से -30 डिग्री 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच के तापमान को ये पारा माप सकता है। पारा का उपयोग करते कहाँ है? थर्मोमीटर में। एक यंत्र होता है जो कह सकते हैं कि किसी बॉडी के टेम्परेचर को मापता है, ठीक है, या किसी वस्तु के तापमान को मापता है, ये थर्मोमीटर होता है, ठीक है। उस तापमान को मापने का रेंज होता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन सा ऑप्शन जो है आपको याद रखिएगा। सबसे अच्छा उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? पारा होता है। पारा एक धातु है मरकरी, जिसको Hg कहते हैं, एटॉमिक नंबर 80 है धातु। और इसमें एक फैक्ट है कि कमरे के तापमान पे क्या होता है? पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। कमरे के तापमान पे याद रखिएगा, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी जमना शुरू होता है -39 डिग्री के बाद, ठीक है, मतलब -40 -40 41 इस तरह से। पारा जो टेम्परेचर को मापेगा उसमें जो उष्मा का संचरण होगा -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। देखो इसमें दिया हुआ 14 नंबर में कि सौर विकिरण का मापन किया जाता है। तो सौर विकिरण का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? क्या वो हेक्टोमीटर द्वारा होगा, या पायरोमीटर द्वारा होगा, या बैरोमीटर द्वारा होगा, या मैनोमीटर द्वारा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा पायरोमीटर। क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। पायरोमीटर का काम क्या होता है? सौर विकिरण को, मतलब ये होगा कि सूर्य प्रकाश की इंटेंसिटी को मापना होता है कि कितने इंटेंसिटी आई, सौर विकिरण कितना हुआ वो मापता है। सवाल है कि यहाँ पे हेक्टोमीटर का काम क्या है, बैरोमीटर का काम क्या है, और मैनोमीटर का काम क्या है। हेक्टोमीटर से एक नया शब्द आया है हेक्टर, है ना। इसे याद रखेंगे, एक नया शब्द क्या है? हेक्टर। इसे आप लोग एक नया शब्द रखोगे, नाम याद रखोगे, नाम है हेक्टर। और हेक्टर का प्रयोग कहीं ना कहीं क्षेत्रफल में किया जाता है ना, ज़मीन को मापने में, क्षेत्रफल में। तो हेक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसका माप किया जाता है किसमें? कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रफलों को मापने में, क्षेत्रफलों को मापने में हेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक बैरोमीटर, बैरोमीटर का काम क्या होता है? तो बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिसका काम क्या होता है कि वायु दाब को मापना, है ना, वायु दाब को मापना होता है। बैरोमीटर एक यंत्र जो वायु दाब को मापेगा। अब वायु दाब एक यंत्र होता है जो इंडिकेशन करेगा क्या कि मतलब मौसम की खराबी की वजह से कि हो सकता है कि मौसम खराबी। अब बैरोमीटर में स्केल जो होता है, अगर उसका स्केल का सिग्नल गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि हाँ मौसम खराब हो सकता है, मौसम खराब है, आंधी तूफान होने की आशंका है, ठीक है, आशंका होने की वजह से। अब वायु मतलब कह सकते हैं बैरोमीटर में एक यंत्र है, इसके अंदर में लगाया जाता है। क्या याद रखिएगा, इस यंत्र के अंदर में होता है वायु भी होती है और जल भी होता है, और इसके साथ साथ मरकरी, पारा का प्रयोग भी किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों की उपस्थिति की वजह से वायु दाब कह सकते हैं मौसम की जानकारी ली जाती है, ठीक है। तो वायु दाब को मापने का काम होता है। जैसे इसका स्केल गिरेगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मौसम की खराबी हो रही है, आशंका है आंधी तूफान आने का। अगला ऑप्शन दिया हुआ मैनोमीटर। मैनोमीटर का काम क्या होता है? मैनोमीटर का काम ये होता है, सिंपली याद रखिएगा, गैसीय दाब को मापना। इसका काम होता है गैसीय दाब को मापना।
गैसीय दाब को मापना, जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में, बहुत सारी फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है मैनोमीटर का। पाइपलाइन में जो गैस का प्रवाह किया जाता है तो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाँ, उस गैस पदार्थ का, हम कह सकते हैं उस गैस से पदार्थ का जो दाब होगा वो कैसा होगा। जनरली क्या होता है कि टाइट ट्यूब में जो हवा भरी होती है उसके दाब को मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा। तो इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है पायरोमीटर, जिसका सही ऑप्शन होगा। सौर विकिरण की इंटेंसिटी को मापेगा। हेक्टोमीटर क्या होता है, क्षेत्रफल को मापेगा। बैरोमीटर का काम क्या है, वायु दाब को मापेगा, एनवायरनमेंट के वायुमंडल के वायु दाब को मापेगा। बैरोमीटर यंत्र में लगा होते हैं वायु जल और मतलब होते हैं वायु जल और पारा भरे होते हैं। इंडिकेशन करता है, हो सकता है कि, और मैनोमीटर का काम क्या होता है कि गैसीय दाब को मापना होता है, जो इंडस्ट्री यूज में किया जाता है। 5वें नंबर में लिखा हुआ है कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा को रखता है। क्या लिखा हुआ है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा को रखता है। तो दिया हुआ है ऑप्शन में हरा प्रकाश या लाल प्रकाश या बैंगनी प्रकाश या पीला प्रकाश। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, अपने आप पता चल जाएगा। पहले समझो कि कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा को रखता है। तो याद रखना है कि एक सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है वो 7 रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसका नाम हम लोग एक क्रम में याद रखते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, है ना, विबग्योर। यहाँ पे वी से क्या होता है, बैगनी, वायलेट, वायलेट का मतलब होता है बैगनी, इंडिगो इसका मतलब होता है जामुनी, उसके बाद होता है ब्लू, नीला, यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रीन, हरा, यहाँ पे आपका हो जाएगा येलो, पीला, और यहाँ आपका हो जाएगा ऑरेंज, नारंगी, और यहाँ हो जाएगा रेड, लाल। ठीक है, तो इस तरह से 7 प्रकाश होती है, 7 रंगों की प्रकाश होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों में। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा किस रंग वर्ण का जो ऊर्जा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, वो बताना है आपको। तो इससे पहले ये समझ लो कि जब प्रकाश आती है तो तरंग बनाकर एक सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य प्रकाश जब सीधी रेखा में तरंग बनाकर गमन करती है, चाहे वो किसी प्रकाश हो, लाल हो या बैंगनी हो, किसी वर्ण का प्रकाश हो। ठीक है, तो यहाँ पे लाल रंग का जो आवर्त होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। लाल रंग का जो आवर्त बनाएंगे हम लोग वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और जो हरा बैंगनी रंग का वो सबसे नीचे रंग जो है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य होता है 2 सुरंग, ये होता है, इसको कहते हैं श्रृंग, मतलब कह सकते हैं ये होता है आपका गर्त, है ना। श्रृंग और गर्त, 2 श्रृंग के बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, आपको कह सकते हैं वेवलेंथ, लैम्डा के नाम से डिनोट करते हैं। ये भी होगा क्या, आपका लैम्डा। तो देख सकते हो कि लाल का जो लैम्डा वो डिस्टेंस ज़्यादा है, मीटर में मापते हैं या एंगस्ट्रम में माप सकते हैं। ठीक है, और जो बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे छोटा है, कम है, इसको भी मीटर में या एंगस्ट्रम में माप सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और बैंगनी का कम है। आवर्त की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा किसका, इसका होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर में कोई भी तरंग 1 सेकंड के अंदर में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा वो सबसे ज़्यादा साइकिल कंप्लीट करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो देख सकते हो कि 1 सेकंड का अर्थ हुआ कि 1 साइकिल। अब 1 साइकिल ये आधा साइकिल हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 1 साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल होता है, यहाँ एक चक्कर पूरा करके वापस आ गया। तो 1 सेकंड के अंदर में सबसे ज़्यादा साइकिल पूरा करेगा ये तरंग, ये 1 सेकंड के अंदर में सबसे कम होगा। इसका मतलब बैगनी का इंटेंसिटी, कह सकते हैं बैगनी का जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, आवर्त होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और लाल का जो आवर्त होता है वो सबसे कम होता है। एक फार्मूला होता है जिसका नाम है C बराबर म्यू लैम्डा। ठीक है, याद रखिएगा इस फार्मूला को, जहाँ C क्या हो, प्रकाश की चाल होगा, शून्य में प्रकाश की चाल होगा। यहाँ पे म्यू क्या हो सकता है, तो म्यू होगा आपका, बताइए, यहाँ जो म्यू होगा ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा म्यू होगा फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य होता है। अब बताओ यहाँ से हम म्यू का रिलेशन लैम्डा के साथ निकालते हैं, तो म्यू बराबर क्या होगा, C अपॉन लैम्डा। तो इस रिलेशन से समझ में आ गया है कि म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो लैम्डा के वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कह सकते हैं कि ना तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के समानुपाती नहीं है, कोई एक ज़्यादा होगा कोई एक कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य जो हम देख सकते हैं, लाल का जो वेव है, देखो यहाँ पर, यहाँ इसका जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, लाल की फ्रीक्वेंसी कम है और बैगनी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, बैगनी का वेवलेंथ कम हो गया। ठीक है, तो एक म्यू बराबर 1 अपॉन लैम्डा। यहाँ पे एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E बराबर, चूँकि हमें पता करना है कि कौन सा रंग का जो प्रकाश होगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, उसके पास ऊर्जा होगी। तो E बराबर आइंस्टीन के रिलेशन से होता है, E बराबर H न्यू होता है, आइंस्टीन का रिलेशन होता है, जहाँ पे E होता है प्रकाश मतलब ऊर्जा, H हो जाएगा आपका, ये होगा प्लांक्स कांस्टेंट,
प्लास्ट कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, म्यू क्या हो गया आपका बताओ, फ्रीक्वेंसी हो गया, म्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हुआ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अब बता सकते हो कि इन वर्णों में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि फ्रीक्वेंसी सब ज़्यादा किसका है, बैंगनी का। बैंगनी की फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, बैंगनी की जो फ्रीक्वेंसी है, नहीं उसका फ्रीक्वेंसी नहीं, बैंगनी का जो वेवलेंथ होता है वो याद रखिएगा 380 नैनोमीटर से लेके, मीटर का सबसे छोटा यूनिट होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। तो बैंगनी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए एनर्जी भी क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। ई बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ने से क्या होगा, ये भी आपका बढ़ेगा, इसको इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है लंबाई का सबसे छोटा इकाई क्या होगा, क्या वो माइक्रो होगा या नैनोमीटर होगा या फर्मीमीटर होगा या इनमें कोई नहीं, बता सकते हो क्या होगा लंबाई का सबसे छोटा मात्रक। तो याद रखना लंबाई का सबसे छोटा मात्रक नैनोमीटर में लिखेंगे तो एक सबसे पहले मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। उसके बाद दूसरा होगा 1 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रो बोलेंगे, ठीक है, ये माइक्रो होगा 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। एक होता है पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। एक होता है फर्मीमीटर मतलब FM 10⁻15 मीटर। तो देख सकते हो कि सबसे छोटा मात्रक वो होगा जिसका पावर सबसे ज़्यादा माइनस में हो। तो सबसे ज़्यादा माइनस में किसका है, 10⁻15 का, मतलब फर्मी मीटर का सबसे छोटा इकाई होगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इन तीनों में नन ऑफ दिस तो नहीं दिया हुआ, इन तीनों में माइक्रो है, नैनो है। माइक्रो में क्या होगा 10 का पावर में क्या होगा, माइक्रो में 10⁻⁻6 हो जाएगा मीटर, और नैनो में क्या होगा 10⁻⁻9 मीटर, और फर्मी में हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। याद रखिए सबसे छोटा मात्रक हो जाएगा सी। तो लिखा हुआ 7वां में कि हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है तांबा का या लोहा का या नाइक्रोम का या स्टील का। ये किस सिद्धांत पे सबसे पहले काम करेगा, हीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो याद रखिएगा हीटर के अंदर में धारा प्रवाह करते हैं तो हीटर का एक भाग गर्म हो जाता है जो काम करेगा किस पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। किस सिद्धांत पे काम करेगा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करेगा। याद रखिएगा आप लोग कि हीटर किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है।
अब इसमें देखोगे कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे इसमें एक प्लेट लगी होती है, जैसे कि हीटर हो गया, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इस्त्री हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, उसके अंदर में एक नाइक्रोम की प्लेट लगी होती है, कुछ इस प्रकार त्रिभुजाकार रूप में वो बनी होती है नाइक्रोम की। ये प्लेट्स बनी होती है, या कह सकते हैं हीटर के अंदर में जो तार होता है वो तार बनी होती है एक नाइक्रोम की, जो कि नाइक्रोम एक धातु नहीं होता है। नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम कोई धातु नहीं है, बल्कि नाइक्रोम धातु से मिला हुआ एक मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम धातु से मिला हुआ। अब इसमें कौन कौन सा धातु होगा? तो याद रखिएगा, इस नाइक्रोम के अंदर में 60% जो होगा वो आपका लोहा होगा, निकेल होगा, 60% निकेल होगा। इसके अंदर में 26% लोहा होगा। इसके अंदर में 12% हो जाएगा आपका क्रोमियम, और 2% हो जाएगा आपका मैंगनीज। ठीक है, 2% क्या होगा? मतलब एक नाइक्रोम एक प्रकार का क्या है? एक मिश्र धातु है, धातु से मिला हुआ एक मिश्र धातु है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक की बात करेंगे, नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वो सबसे हाई होता है, उच्च होता है। नाइक्रोम का गलनांक, गलनांक का अर्थ हुआ कि जिस तापमान पर पदार्थ कोई भी वस्तु गलना शुरू कर देगा वो हो जाएगा आपका गलनांक। तो नाइक्रोम का गलनांक सबसे ज़्यादा होगा, हाई होता है। और प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी जो होती है, मतलब धारा को रोकने की जो क्षमता होती है, जिसको हम रो कह सकते हैं, फार्मूला होता है रो बराबर R×L/A, फार्मूला होता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता जो होता है वो भी क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोधकता उच्च होने का मतलब क्या होगा कि तार को, धारा को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। उस भाग में धारा क्या होगा? कुल जमा हो जाएगा, अब वो उष्मा में बदल जाएगा, इसलिए उसमें प्रभाव पर काम करता है। कौन? उसमें प्रभाव पर काम करता है कौन? नाइक्रोम। नाइक्रोम एक कह सकते हैं मिश्र धातु होता है। तो हीटर के अंदर में किस धातु का तार का होगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका नाइक्रोम होगा। अब नाइक्रोम के बारे में क्या जाने? नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है ना। ये मिले होते हैं 60% निकेल से, 26% लोहा से, 12% क्रोमियम से, और 2% मैंगनीज से। याद रखिएगा, ये डिटेल सारे याद रखिएगा आप। तो नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। गलनांक का अर्थ होगा कि नाइक्रोम अधिक तापमान पहुँचने के बाद भी जल्दी नहीं गलता है, ये अर्थ होगा। प्रतिरोधकता का मतलब है कि प्रतिरोधकता ये करंट को रोकेगा। करंट को रोकेगा का मतलब करंट उस भाग में जमा हो जाएगा। किसी धारा, किसी पदार्थ में धारा का प्रवाह, इसका अर्थ हुआ कि आवेश का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। इसके अंदर में आवेश जमा हो जाएगा। आवेश जमा होने का मतलब है कि इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाएगा। तो उसमें ऊर्जा का अर्थ क्या हुआ कि हीट में बदल जाएगा, गर्मी हो जाएगी, तो वो गर्म हो जाएगा। इसलिए नाइक्रोम की जो प्लेट होती है वो गर्म होती है। ये नाइक्रोम का तार क्या होता है? वो गर्म होता है। इसलिए वो किस सिद्धांत पे काम करेगा? उसमें प्रभाव पे काम करेगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे पहले मिसाइल को किसने बनाया था? तो सबसे पहले मिसाइल को बनाने वाला जो होगा वो कौन है? वर्नर वॉन ब्राउन ने बनाया था। वर्नर वॉन ब्राउन ने बनाया था। या इन्होंने मिसाइल बनाया था वो था बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल V2 था। और सबसे पहले इसका जो प्रयोग कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, इस मिसाइल का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले 1944 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड पर किया गया था। इंग्लैंड पर हमला करने के लिए किया गया था। इंग्लैंड पर हमला किया गया था 1944 ईस्वी में। बैलिस्टिक मिसाइल V2 जर्मनी में जो बनाया गया था, ब्राउन कह सकते वर्नर वॉन ब्राउन ने बनाया था। इनकी सहायता से एक और था, दोनों साथ साथ में बनाया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है J.J. थॉमसन। तो J.J. थॉमसन के जो फेमस वैज्ञानिक है, इसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से इसका रिलेशन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया है वो J.J. थॉमसन की देन है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या न्यूटन ने दिया था, या चार्ल्स बेबेज ने दिया था, या आइंस्टीन ने दिया था, या इनमें कोई नहीं बता सकते हो कि सही ऑप्शन क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिया था वो था न्यूटन ने। कौन दिया था? न्यूटन ने। कह सकते हैं आइजैक न्यूटन ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी को एक तुलना किया गया किसी दूसरे वस्तु के साथ में। इनका कहना है कि ब्रह्मांड में दो वस्तु, प्रत्येक दो पिंड जो होता है, एक बल से आकर्षण होता है, एक बल से आकर्षण होता है। उस बल का नाम दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके लिए मैग्नीट्यूड होता है, जिसके लिए परिणाम होता है F बराबर जो आया था वो F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में R²। जहाँ पर ये बताया है कि G जो है एक गुरुत्वीय नियतांक, वो तो खैर बात की बात है। कैपिटल M जो है वो है पृथ्वी का द्रव्यमान, मतलब एक वस्तु का द्रव्यमान। अब ब्रह्मांड में दो पिंड लिया गया, एक पिंड का द्रव्यमान
जो बड़ा वस्तु है, बड़ा द्रव्यमान है, उसको m लिया गया, छोटे द्रव्यमान की वस्तु को m लिया गया है ना। इनका कहना है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक दो पिंड एक आकर्षण बल से, कह सकते हैं कि वो आकर्षित होते हैं एक बल से, उसी बल का नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। और इन दोनों पिंड के बीच की दूरी को होता है r, ठीक है। दोनों पिंड के बीच की दूरी को बताया गया r है। तो F बराबर कैपिटल G कैपिटल F स्मॉल m बट्टे में r², ये एक रिलेशन बताया है, आइजैक न्यूटन ने बताया था। अब इसमें G क्या है, तो गुरुत्वीय नियतांक है। G क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, जिसका मान होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे बल का एसआई मात्रक क्या होगा, आप बता सकते हो कि बल का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है और एक डाइन भी होता है। न्यूटन का एसआई मात्रक न्यूटन भी हो जाएगा, एक डाइन भी हो जाएगा। एक न्यूटन बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, समझना है। उसके बाद इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्या है, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है एक फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। फादर ऑफ कंप्यूटर है, एक मैथमेटिकली कंप्यूटर में उसके बारे में बताया उन्होंने। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ पे आइंस्टीन एक फेमस वैज्ञानिक है, एक बहुत ज़्यादा फेमस वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया एनर्जी मास का रिलेशन, EM का रिलेशन, ठीक है, एनर्जी मास का रिलेशन बताया था, EM का रिलेशन बताया था कि E बराबर होता है mc² की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पॉजिट्रॉन होता क्या है। पॉजिट्रॉन किसी भी परमाणु का एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ठीक है। सब एटॉम, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसी तरह से पॉजिट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इसको फंडामेंटल पार्टिकल में नहीं लेते हैं, मौलिक कण में नहीं लेते हैं। किसी पदार्थ का, किसी भी परमाणु का मौलिक कण जो होता है वो 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि पॉजिट्रॉन एक मौलिक कण नहीं है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल है किसी भी परमाणु का। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन कौन होगा, पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन है। तो पॉजिट्रॉन का आविष्कारक है आपका एडरसन। कौन है, एडरसन। तो इसमें बात करेंगे कि विलियम्स चैडविक कौन है। तो विलियम्स चैडविक क्या है, तो विलियम्स चैडविक को श्रेय जाता है एक फेमस पेंटिंग के मामले में। एक फेमस पेंटर थे, कह सकते हैं कि मतलब क्रिएटिविटी जो पेंटिंग का आविष्कार हुआ है, कि किसी भी वस्तु को हम कह सकते हैं, किसी स्थान को हम अच्छी तरह से फेमस क्रिएटिविटी करके हम पेंटिंग करते हैं, तो विलियम्स चैडविक को श्रेय जाता है। अब ये बताए थे चार्ल्स बेबेज कौन है। तो चार्ल्स बेबेज को श्रेय जाता है किसका, फादर ऑफ कंप्यूटर का, मतलब कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाएगा, चार्ल्स बेबेज को। हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी में रदरफोर्ड क्या है। आप लोग रदरफोर्ड के बारे में जानता होंगे। रदरफोर्ड के बारे में ये जानकारी होगी आप लोगों को, रदरफोर्ड को बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ, ये डिस्कवर किया था किसका, याद करो, किसका आविष्कार किया था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का आविष्कार किया था, है ना। प्रोटॉन का आविष्कारक है, चूँकि एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, यहाँ तक कि अल्फा बीटा पार्टिकल भी कह सकते हैं कि अल्फा का पार्टिकल बीटा पार्टिकल का आविष्कारक भी है। रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट द्वारा, जहाँ थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट में ये पता किया है किसी परमाणु के बीच में एक हेवी द्रव्यमान का एक, कह सकते हैं, एक स्पेस होता है, उस स्पेस को बोला गया है प्रोटॉन। चूँकि प्रोटॉन परमाणु के एक बीच वाले भाग में होता है, जो कम वाले एरिया में होता है, उसको बोलते हैं। जैसे ये परमाणु हो गया, तो परमाणु का सबसे छोटा भाग जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब होगा कि न्यूक्लियस की खोज कभी श्रेय किसको जाएगा, रदरफोर्ड को। न्यूक्लियस, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, ये सारे का मतलब श्रेय किसको जाएगा, इसको सारे डिस्कवरी किसको जाएगा, प्रोटॉन की डिस्कवरी या न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुआ, या अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल का डिस्कवरी जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड को, ठीक है।